हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, आज हम सभी एसएससी जीडी के जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगे वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महाजन पद के राजा महल बनवाते थे देने के लिए, किन्हें देने के लिए? तो ऑप्शन है अस्थिरता, सुरक्षा, बाजारीकरण, गम्यता। ठीक है, तो इसके लिए आंसर होगा महाजन पद के राजा महल बनवाते देने के लिए, तो सुरक्षा को देने के लिए। ठीक है, अधिकांश महाजन पद जो होते थे वो अपनी सुरक्षा के लिए राजधानी और एक किला जो भी होता था उनका, ये सभी वो बनवाते थे। और ये सभी पत्थर और लकड़ी की बनी विशाल दीवारें हुआ करती थी, जो संभवतः अन्य राजाओं के महलों से राज्यों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। यह भी संभव है कि राजाओं ने अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए इन किलों को बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में किसने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, ऑप्शन है रागिनी उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन निकहत जरीन, तीसरा ऑप्शन मंजू रानी और चौथा ऑप्शन पिंकी रानी जंगरा। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा ये मंजू रानी। ठीक है, मंजू रानी 2019 में विजयनगर में आयोजित तीसरी एथलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के 40 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो मंजू रानी है ये तमिलनाडु की एस कलावनी को फाइनल में 4-1 से हरा के ये चैंपियनशिप जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुई? ठीक है, ऑप्शन है 1993, ऑप्शन है 1995, ऑप्शन 1992 और ऑप्शन है 1994। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1995। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअल में जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम था वो 1 अप्रैल 1995 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केवाईसी क्षेत्र के तहत 2 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया था। इसे 2008 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सलमान रश्दी, ऑप्शन 2 एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन 3 आर.के. नारायण, ऑप्शन डी विक्रम सेठ। तो विंग्स ऑफ फायर इनके लेखक कौन है? तो हमारा आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर 2002 से 2007 तक जो हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम वो थे। ठीक है, वो इनकी आत्मकथा है। जो विंग्स ऑफ फायर है ना वो अब्दुल कलाम की आत्मकथा है और इसे डॉक्टर कलाम और अरुण तिवारी ने लिखा था। यह 1999 में यूनिवर्सिटीज प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी और डॉक्टर कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश में मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया? निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया था? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल,
ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इसमें श्रीलंका अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, श्रीलंका का भारत की तुलना में मानव विकास के संबंध में बेहतर प्रदर्शन है। भारत विशाल जनसंख्या आधार के कारण मानव विकास संकेतकों जैसे कि साक्षरता, लिंग अनुपात, मृत्यु दर, प्राथमिक शिक्षा आदि में पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा होते जा रही है। ठीक है, तो ये सभी की कमी का अभाव आ रहा है। और इसके विपरीत श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है और उसने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है, इसलिए वो अच्छा हो गया था। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन था। नेक्स्ट है, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? नेक्स्ट है दल बदल, अगला ऑप्शन अलगाव, सी पार्टी निषेध और डी गठबंधन। ठीक है, तो एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को हम लोग दल बदल कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गेला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन आएगा आपके पास मिजोरम, असम, त्रिपुरा और डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो गेला छठ जो है वो किस खेल से संबंध है? तो ये त्रिपुरा से है। गेला खेल जो है वो त्रिपुरा से है। ठीक है, एक्चुअल में गेला छठ त्रिपुरा राज्य की एक स्वदेशी खेल है। यह एक बाह्य खेल है जिसे दो समूहों बाह्य एवं अंतः समूह द्वारा खेला जाता है। इस खेल में प्रतिभागियों की संख्या राज्य के भीतर जगह जगह बदलती रहती है। आमतौर पर प्रत्येक समूह में 7 से 10 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर, इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? ठीक है, हमारे पास है न्याय, प्रजातंत्र, भाईचारा और समानता। तो इस पे जो हमारा होगा कि कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है, तो ये होगा ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है, भारतीय संविधान में जो भाईचारा मतलब बंधुत्व का नाम दिया गया है भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में बंधुत्व की विशेषता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। इसके अनुसार हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिए नागरिकों को आपस में किसी के साथ हीन व्यवहार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया? पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा ऑप्शन 2008, तीसरा ऑप्शन 2010, चौथा ऑप्शन 2009। तो विश्वनाथन आनंद को ये 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं विश्वनाथन आनंद भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप रह चुके हैं। ठीक है, 2007 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला था इन्हें। ठीक है, इससे पहले उन्हें वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो कि होता है पद्म भूषण वो मिला था। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, निम्नलिखित में किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी को लचीले खांचों में डालकर डाई में डुबाया जाता है? ऑप्शन मिलेगा राजस्थान, ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश और डी असम। ठीक है, तो ये जो दबू छपाई होती है ये जनरली यहाँ होती है राजस्थान में। ठीक है, दबू छपाई के बारे में थोड़ा सा डिटेल देते हैं। दबू या फिर दब्बू ये दोनों बोला जाता है इसको। तो दब्बू या दब्बू राजस्थान की एक प्राचीन कीचड़ प्रतिरोधी ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है। यह प्रथा पिछली सदी से लगभग
लुप्त प्राय हो चुकी थी, लेकिन इसे पुनर्जीवित कर दिया गया और आज राजस्थान के कई गांवों में एक फलता फूलता यह व्यवसाय बन गया है। दबू मुद्रण करने में काफ़ी श्रमबल लगता है और इसमें मुद्रण और रंगाई के कई चरण शामिल हैं, जिससे इसका अंतिम परिणाम बहुत अनूठा और सुंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस राज्य की 2017 से 18 में प्रति व्यक्ति भाग 2 आय सबसे ज़्यादा है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा मिजोरम, बिहार, महाराष्ट्र और केरल। तो कौन सा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? ये भाग 2 नहीं होगा ना, इसको हम लोग ऐसे कट कर देते हैं। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा ऐसा हम लोग देखते हैं। तो कब? 2017 से 2018 में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसके कारण है, तो इसका आंसर होगा ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। ठीक है, महाराष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय 2016 से 17 में 1,65,000 था और 2017 से 18 में 1,80,000 हो गया था। यह कर्नाटक, केरल, बिहार और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों से भी अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है हरा, नीला, काला और लाल। ठीक है, तो सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो आप लोग देखते होंगे सोलर कुकर काला रंग से रंगा जाता है। काला रंग से क्यों रंगा जाता है? तो सौर कुकर को सूर्य के ऊष्मा के अवशोषण को अधिकतम करने के लिए काले रंग में रंगा जाता है। काला रंग ऊष्मा को बहुत अच्छा अवशोष करता है। ठीक है, इस गुण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, जहां सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है और इसके काले रंग के कारण अधिक गर्मी अवशोषित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बंधा है? ठीक है, तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? एक हो गया अधिया बांध, बी हो गया हीराकुंड बांध, सी हो गया सरदार सरोवर बांध और डी हो गया टिहरी बांध। तो नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बांध है। आप देखिएगा नर्मदा नदी अगर ऐसे भी अब बताएं तो हीराकुंड ये उड़ीसा का है, तो उड़ीसा तरफ नर्मदा नदी नहीं है। टिहरी बांध तो उत्तराखंड तरफ का है, ये भी नहीं है। अध्यय नदी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये सरदार सरोवर ये गुजरात का है और नर्मदा नदी उधर ही बहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नावागम के पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है और यह एक गुरुत्वीय बांध है। भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस बांध में पानी और बिजली की आपूर्ति की जाती है। यह बांध भारत के सबसे विवादास्पद बांधों में से एक है और उसके पर्यावरणीय प्रभाव और शुद्ध लागत और लाभ व्यापक रूप से चर्चा का विषय हमेशा के लिए रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत या गैर संवैधानिक संस्था थी? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत या गैर संवैधानिक संस्था थी? ऑप्शन होगा वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, डी चुनाव आयोग और सी राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, तो वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी भारत और गैर संवैधानिक संस्था थी? ये था राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। क्यों था भाई? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये दोनों अलग होता है। ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और एक होता है राज्य मानवाधिकार आयोग। वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं जो 1993 में संसद के एक अधिनियम मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किए गए हैं। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? ठीक है, बायोगैस का नाम देखते हैं। यूरेनियम, पेट्रोलियम, गोबर गैस और कोयला।
तो आप लोग तो समझ ही चुके होंगे। जी हाँ, इसका आंसर ये सी है, गोबर गैस। ठीक है। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न गैसों का मिश्रण है। इस गोबर गैस का नाम हम लोग बायोगैस बोल सकते हैं। ठीक है। बायोगैस अनिवार्य रूप से मीथेन का मिश्रण होता है, इस बात को याद रखिए। बायोगैस मेनली मीथेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मात्रा भी होता है। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसमें पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भूदान आंदोलन किस शुरू किया गया, तो देखते हैं भाई किसने शुरू किया। मेनका गांधी, मेधा पाटेकर, विनोबा भावे और फिर है बाबा आप्टे। तो जो भूदान आंदोलन है वो शुरू करने वाले थे ये विनोबा भावे। ठीक है। भूदान आंदोलन या फिर भूमि को उपहार में देना, ये आंदोलन भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसे आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश, वो समय जब तेलंगाना में था, ठीक है, तो पोचमल्ली गांव से शुरू किया गया था। आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों को स्वेच्छा से भूमिहीन लोगों को उनकी भूमि का 1% दान देने के लिए राजी करना था। ठीक है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो भाई हम लोग सब जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है ना। देखिए ऑप्शन आ रहा है, देखिए कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये समुद्र के पास मुंबई में है। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। 20वीं शताब्दी में बनाया गया एक तोरण स्मारक है ये। इसे भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1924 में बनाया गया था। इसे दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से पहले किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की मुंबई यात्रा की थी। ठीक है, उसी के याद में यह बनाया गया था। फिर इसे वायसराय अल ऑफ रीडिंग इनके द्वारा 4 दिसंबर 1924 को आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी। 1922, 1923, 1920, 1921। तो खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुई थी। ठीक है। खिलाफत आंदोलन एक्चुअली तो 1919 से 1920 में शुरू हुई थी। तो दो भाइयों शौकत और मोहम्मद अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। खिलाफा के बचाव में यह अभियान शुरू किया गया था। यह भारतीय मुस्लिम समुदाय द्वारा खलीफा द्वारा शामिल तुर्की साम्राज्य के समर्थन में एक साथ एकजुट होने का प्रयास था, जिस पर यूरोपीय शक्तियों द्वारा हमला किया गया था। 1922 में आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन देखते हैं, इनसेट 1A, भास्कर शेगा 1, रोहिणी RSD1, आर्यभट्ट 1। ठीक है। तो हम लोग का आंसर हम लोग जानते हैं, भारतीय गणितज्ञ भी थे और भारत का ही पहला उपग्रह था, तो वो था आर्यभट्ट 1। ठीक है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसका नाम उसी नाम के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद और गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था। इसे भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 को अस्त्रखान में एक रूसी रॉकेट प्रक्षेपण और विकास संस्थान कपुस्तिनियार से कॉस्मस 3M नामक प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था। ठीक है। देखते हैं,
भंडारादारा, माजुली, कटमाल, सुखोमजारी। ठीक है, तो किसने किया था? भूमि अनुक्रमण ये थी सुखोमाजारी। ठीक है, सुखोमाजारी एक्चुअल में है नाम। तो 1980 के दशक में शुरुआत हुआ था ये। हरियाणा के अंबाला ज़िले में हिमालय के शिवालिक रेंज में स्थित सुखोमाजारी गांव के लोगों ने अपने वनों और पानी का उपयोग करने के उचित तरीके के लिए देशव्यापी प्रशंसा अर्जित की थी। यहाँ तक कि भूमि के सर्वाधिक क्षरण को निदान भी संभव है। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि आर्थिक गरीबी से निपटने के लिए पारिस्थितिक गरीबी से निपटना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। शेखर गुरेरा, सुधीर तैलंग, कुट्टी और आर.के. लक्ष्मण। तो हमारा जो आंसर होगा, जी हाँ, सबसे फेमस में है ये आर.के. लक्ष्मण। ठीक है, ये है आर.के. लक्ष्मण एक भारतीय कार्टूनिस्ट, चित्रकार और हास्यकार भी थे। वह द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अपनी रचना द कॉमन मैन बस इतना ही था, और अपनी दैनिक कार्टून स्ट्रिप यू सैड इट के लिए जाने जाते थे। इन्होंने 1915 में इसे शुरू किया था। आधी सदी से अधिक समय तक आम लोगों को आशाओं, आकांक्षाओं, परेशानियों का प्रतिनिधित्व द कॉमन मैन ने किया था और शायद औसत भारतीयों की दुर्बलताओं को भी। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली खान। तो 1930 का कहानी है ना, तो 1930 में ये हमारे देश में थे। इन्होंने ही पाकिस्तान अलग कराया था। ये है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, पश्मीना कश्मीरी बकरियों और पश्मीना बकरियों, ठीक है, ये अलग अलग बकरियां होती थी, और अन्य प्रकार के बकरे बकरियों से प्राप्त एक प्रकार कश्मीरी ऊन, ठीक है, ये होता था। तो उसमें सॉरी ये मोहम्मद अली जिन्ना ही सिर्फ है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये इसका नहीं था, पश्मीना इसका है। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई? उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसके लिए आंसर है जम्मू कश्मीर। ये पश्मीना बकरियों द्वारा था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा कि किस प्रकार की मिट्टी में, तो ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी में दरार पड़ती है। ध्यान रखिएगा, रेगुर मिट्टी जिसे हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, उसमें दरार पड़ती है, क्योंकि अक्सर गर्मी के मौसम में यहाँ पर पानी वगैरह सूख जाता है। ठीक है, ये मिट्टी मानसून से पूर्व होने वाली बारिश से गीली हो जाती है, जिससे इसका उपयोग करना मुश्किल होता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है। अगला क्वेश्चन है, जल के प्रत्येक अणु में ब्लैंक हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 1 होता है, 4 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, तो H2O इसी का नाम है। ठीक है, तो ये थे हम लोग के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।